वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने केसीएल एंड केवीएल मेथड के अलावा दो और बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ा, वोल्टेज डिवीज़न रूल और करंट डिवीज़न रूल। तो उसमें हमने ये देखा कि अगर दो आपके रजिस्टर्स अगर सीरीज में हैं तो किसी के भी क्रॉस आप वोल्टेज डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे R1 के क्रॉस अगर वोल्टेज निकालना है V1 तो V1 क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज इनटू जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड में इन दोनों का सम। सिमिलरली इसका वोल्टेज V2 क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज इनटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये था वोल्टेज डिवीजन रूल। और दूसरा करंट डिवीजन रूल कि अगर दो ब्रांच आपस में पैरेलल में है तो प्रत्येक के क्रॉस करंट हम आराम से निकाल सकते हैं अगर इन दोनों पैरेलल ब्रांचेस में जो करंट आ रहा है I ये हमको पता हो। तो कैसे, I1 अगर इस ब्रांच का करंट निकालना है तो I1 इक्वल टू इनकमिंग करंट I इनटू इसके पैरेलल वाले ब्रांच के रेजिस्टेंस को लिखेंगे। I1 इक्वल टू I इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 और I2 क्या हो जाएगा, I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हमने पढ़ा था। अब आइए इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं ताकि आप समझें इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ 4 ओम है, 6 ओम है, 3 ओम है, यहाँ Vx आपसे पूछ रहा है कि Vx की वैल्यू क्या होगी। तो इसका एक तरीका तो केसीएल केवीएल मेथड से जो हम लोग सीख चुके हैं, है ना, उससे ही बना सकते हैं आप। तो केसीएल केवीएल मेथड से अगर बनाएं तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, करंट डिवीजन करेंगे। तो यहाँ से करंट मान लीजिए ऐसे जाएगा, पॉजिटिव से निकल के जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। इस करंट को मान लीजिए समथिंग I1, इधर वाले को मान लीजिए I2, तो इधर कितना जाएगा I1 माइनस I2, I1 में से I2 चला गया। सेकेंड स्टेप में वोल्टेज जो रेजिस्टेंस में करंट इस डायरेक्शन में है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप ले लीजिए, इधर प्लस माइनस और इधर प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, लूप में घूमते हैं, है कि नहीं। तो अगर केवीएल इसको लूप 1 मान लीजिए, इसको लूप 2 मान लीजिए, तो केवीएल इन लूप 1 यहां से चलना शुरू करेंगे। पहले क्या है प्लस, तो प्लस और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, रेजिस्टेंस इनटू इससे जो करंट है यानी प्लस 4I1। उसके बाद नीचे आएंगे तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, प्लस 6, इससे करंट कितना माने हैं I2 तो प्लस 6I2। उसके बाद फिर इधर आएंगे तो क्या है माइनस 12, ये 4I1 प्लस 6I2 माइनस 12 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ केवीएल इन लूप 2, केवीएल इन लूप 2, इस सेकंड लूप में अगर केवीएल लगाएं, यहां से चले अगर तो पहले इसका वोल्टेज Vx तो है वो हम लोग कर लेंगे बाद में, Vx एक और Vx लिख करके एक और अननोन क्यों लाए, है कि नहीं। तो अभी इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, रेजिस्टेंस इनटू इससे जो करंट है तो कितना होगा, प्लस 3 इंटू I1 माइनस I2। उसके बाद इधर चले तो इधर चलेंगे तो क्या साइन आ रहा है माइनस, तो माइनस 6 इंटू I2। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ से चलेंगे तो पहले साइन क्या है माइनस, तो माइनस 6 इंटू I2 इक्वल टू 0। इसको फिर सॉल्व करें तो 3I1 माइनस 9I2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हम आपको बता रहे हैं। देखिए आप कैलकुलेटर पे आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो वहां से जो वैल्यू आ रही है वो I1 का वैल्यू आ रहा है 2 एम्पियर और I2 का वैल्यू आ रहा है 0.66 एम्पियर। अब हमको निकालना था 3 ओम के क्रॉस वोल्टेज, तो 3 ओम के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, देखिए हम यहाँ पर 3 इंटू I1 माइनस I2, है कि नहीं। तो 3 इंटू I1 माइनस I2, तो 3 इंटू I1 कितना था 2 एम्पियर
और I2 कितना था 0.66, तो 2 माइनस 0.6 जो भी होगा इंटू 3, तो Vx कितना हो गया 4.02 वोल्ट। तो आपको इतना टाइम लगा, केसीएल केवीएल से बन गया। अब देखिए कि वोल्टेज डिवीजन रूल से कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बन जाएगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, ना तो आपको करंट डिवीजन करना होगा, ना केवीएल लगाना पड़ेगा, है ना, बस सिंपल आपको सारा कुछ हो जाएगा। देखिए कैसे, ये तो था बाय केसीएल केवीएल, और अब बनाते हैं बाय वीडीआर, वोल्टेज डिवीजन रूल। देखिए कैसे होगा, देखिए ये दोनों पैरेलल में है ना, जो वोल्टेज यहां होगा वो वोल्टेज यहां होगा, सही है, जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां होगा पैरेलल में। तो अगर इसके भी क्रॉस वही वोल्टेज है, इसके क्रॉस भी वही वोल्टेज है, तो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसके क्रॉस भी वही वोल्टेज होगा। बात समझ में आ रही है? जो वोल्टेज 3 ओम के क्रॉस होगा वही वोल्टेज 6 ओम के क्रॉस होगा, और इन दोनों का हम पैरेलल करके अगर एक में कन्वर्ट कर दें तो उसके क्रॉस भी वही वोल्टेज होगा। अब देखिए जरा, तो अगर हम इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 6 और 3 पैरेलल में है, तो 6 × 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3 मतलब 9, 3 × 9, 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 4 ओम 2 ओम, लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं, है कि नहीं, 12 4 ओम 2 ओम। तो अगर इसके क्रॉस Vx था तो इसके क्रॉस भी Vx, और इसके क्रॉस भी कितना होगा Vx ही होगा। अब आप इस 2 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको डायरेक्ट वोल्टेज डिवीजन रूल से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए Vx = सप्लाई वोल्टेज 12 इंटू जिसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है 2 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, मतलब 4 + 2 6, तो 6 दूनी 12 4 वोल्ट, और यहाँ भी क्या है 4.02 वोल्ट। ये 0.02 इसलिए है क्योंकि हम लोग मात्र 0.66 लिए, अगर 0.66 बहुत दूर तक लेते तो ये भी 4 आ जाता एग्जैक्टली, तो 4 वोल्ट। तो ऐसे भी बन गया और ऐसे भी बन गया। इसमें क्या कंसेप्ट यूज किए कि जो यहाँ का वोल्टेज होगा वही यहाँ का वोल्टेज होगा पैरेलल में, और इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसका भी वोल्टेज वही होगा। तो वोल्टेज डिवीजन रूल से ये बन गया, और उसके बाद फिर वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दी, बन गया। तो वोल्टेज डिवीजन रूल आपको इस तरह से हेल्प कर सकता है, छोटी छोटी चीजें हेल्प करेंगी। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं वीडीआर से। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, यहाँ 120 वोल्ट है, फिर इस तरह से, और यहाँ का वोल्टेज आपको पूछ रहा है। देखिए केसीएल केवीएल तो हर क्वेश्चन के लिए वैलिड है ना, वीडीआर और सीडीआर जो है वो ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन पूरी तरह से उसी से बन जाए, बीच बीच में आपको उससे हेल्प मिल सकता है, ये टेक्निक है, आपको बीच बीच में हेल्प मिल सकता है ना। तो केसीएल केवीएल नोडल और मेश ये तो मोस्ट फंडामेंटल टेक्निक है, उनमें बीच बीच में आपको वीडीआर और सीडीआर से हेल्प मिल सकता है। जैसा भी आपने देखा लास्ट में हमने वीडीआर लगाया। अब देखिए जैसे यहाँ पे अगर आपको इस क्वेश्चन को बनाना है, यहाँ का वोल्टेज निकालना है, तो एक तो तरीका ये है कि केसीएल केवीएल से यूज कीजिए। तो क्या करेंगे, करंट डिवीजन करेंगे सब में, है ना, I या I1 I2 I1 - I2 I3 I1 - I2 I3 I4 पूरा, फिर हर एक लूप में घूमिए, 1 2 3 4 इक्वेशंस बनेंगे। 4 इक्वेशन को कैलकुलेटर भी मुश्किल से सॉल्व करता है, फिर सॉल्व कीजिए, फिर करंट निकालिए, उसके बाद फिर उस यहाँ का करंट निकालिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, बन तो जाएगा केसीएल केवीएल से, थोड़ा लेंदी पड़ेगा। तो जब लेंदी पढ़ने लगे तब फिर सोचिए क्या कोई दूसरा उपाय है, तो दूसरा उपाय आपको दिखेगा। देखिए कैसे दिखेगा, देखिए अगर हम देखें तो ये जो ब्रांच है 40 ओम का, है ना, इसके साथ ये पूरा ब्रांच, ये पूरा पैरेलल में है ना, इसके साथ ये पूरा पैरेलल में है। देखिए ये बात समझिएगा, लेकिन देखिए जरा, यहां का वोल्टेज आपसे पूछा है, मतलब यहां का वोल्टेज पूछा है, यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज तो सेम ही होगा, क्योंकि ये 60 ओम और ये 60 ओम किस में है, पैरेलल में, तो जो यहां का वोल्टेज होगा वही यहां का वोल्टेज होगा। ठीक है, तो अगर हमको यहां का वोल्टेज मिल जाए तो हमको आंसर मिल गया। अब यहां का वोल्टेज कैसे मिलेगा, तो
देखिए अगर हम इन दोनों, इसको और इसका और इसका अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लें तो 60 और 60 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 60 और 60 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 30 हो जाएगा। तो 30 और 10 सीरीज में हो जाएंगे, किसके क्रॉस, 40 के क्रॉस। यहाँ 40 रहेगा, यहाँ 10 रहेगा, 60 और 60 आपस में पैरेलल में, यहाँ 30 हो जाएंगे। तो अगर यहाँ का वोल्टेज पता चल जाए तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा करके हम यहाँ का वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है, उल्टा कैसे चलना है, यहाँ का वोल्टेज आपको चाहिए वो यहाँ के वोल्टेज के बराबर होगा। यहाँ का वोल्टेज कैसे पता चलेगा, अगर हम इन दोनों को पैरेलल कर लें, ठीक है ना, तो ये और ये आपस में सीरीज में, तो अगर यहाँ का वोल्टेज पता है तो VDR लगा करके जैसे भी लगाए थे हम यहाँ का भी वोल्टेज निकाल सकते हैं, यहाँ का भी वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो बेसिकली बात ये समझ में आई कि हमको यहाँ का वोल्टेज चाहिए। अब देखिए अब यहाँ का वोल्टेज कैसे निकलेगा। अब अगर हम इसका और इसका पैरेलल तो कर ही चुके हैं, इसको और इसको सीरीज में करके और उसके बाद इसको पैरेलल में कर लेंगे, उसके साथ अभी करेंगे सारा, उसके साथ इसको सीरीज में कर लेंगे तो वो पूरा इस 40 ओम के साथ पैरेलल में आ जाएगा। फिर उन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो क्या होगा, तो फिर ये और ये सीरीज में आ जाएगा। अब यहाँ का वोल्टेज आपको चाहिए था, अब वो कैसे मिलेगा, अगर यहाँ का वोल्टेज मिल जाए तो वोल्टेज डिवीजन रूल करके हम यहाँ का निकाल सकते हैं। फिर यहाँ का वोल्टेज कैसे निकलेगा, फिर वही आपको नहीं समझ में आ रहा है, हमको पता है बट अभी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो ये VDR से बहुत आसान पड़ेगा, और अगर आप वो लॉन्ग मेथड अपनाएंगे केसीएल केवीएल का तो वो काफी लंबा पड़ेगा। तो हम ये कह रहे थे कि बेसिकली यहाँ का वोल्टेज आपको चाहिए, तो मतलब यहाँ का वोल्टेज चाहिए, और यहाँ का वोल्टेज निकलेगा यहाँ का वोल्टेज से, जब 10 ओम के साथ ये दोनों पैरेलल सीरीज में होगा। और यहाँ का वोल्टेज कैसे निकलेगा, यहाँ का वोल्टेज निकलेगा यहाँ के वोल्टेज से, कैसे, जब 40 ओम के साथ ये 60-60 पैरेलल में, उसके साथ ये सीरीज में, फिर पूरा इसके साथ पैरेलल में करेंगे तो यहाँ का वोल्टेज निकल जाएगा। तो यहाँ का वोल्टेज निकलेगा और यहाँ का पता हो। अब यहाँ का कैसे पता चलेगा तो जब इसको और इसको पैरेलल में कर लें, उसके साथ 10 को सीरीज में कर लें, फिर पूरे को 40 के साथ पैरेलल में कर लें, फिर 40 को 40 के साथ सीरीज में कर लें, और फिर उसको पूरा का पूरा 40 के साथ पैरेलल में कर लें, तो सिर्फ 40 यहाँ और यहाँ पे पैरेलल, तो वहां से हमको यहाँ का वोल्टेज मिल जाएगा। यहाँ का मिल जाएगा तो यहाँ का मिल जाएगा, यहाँ का मिल जाएगा तो यहाँ का, फिर वहां का। ऐसे अगर चलेंगे तो बहुत तेजी से बन जाएगा। अगर बात करें तो एक बोलते आधे मिनट से भी कम टाइम लेगा। अभी हम समझाएंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको चुटकी में बन जाए, जो कॉम्पिटिशन्स में आपको हेल्प करेगा। हालांकि अगर कंपटीशन में आप केसीएल केवीएल लगाते रह जाएंगे तो इसी क्वेश्चन को करते रह जाएंगे, है ना, एक ही क्वेश्चन में आपको करीब 10 मिनट चला जाएगा, आपको कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं रहता है। तो वैसे कंडीशन में आपको VDR का हेल्प लेना होगा। कैसे, देखिए जरा, देखिए अगर हम इस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो 60 और 60 सीरीज में हो जाएगा, है कि नहीं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, जब हम बना रहे हैं इसलिए टाइम लगेगा, समझ जाएंगे आप। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो फिर तुरंत आप बना लेंगे। 40 40 40 40 और ये 60 और 60 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, और ये वोल्टेज हमको चाहिए, ये वोल्टेज चाहिए। अब इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, कैसे, 30 और 10 को सीरीज में कर लें तो 40 हो जाएगा, है ना, और 40 और 40 आपस में पैरेलल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है कि नहीं। 30 और 10 40, फिर 40 और 40 आपस में पैरेलल में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, उसको भी लिख लीजिएगा। बीस ओम हो गया, ठीक है, ये भी निकल जाएगा। देखिए ये भी, क्या ये भी यहाँ के वोल्टेज के बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये इसके जस्ट पैरेलल में नहीं है, बीच में 10 है, तो भी अभी गायब हो गया, लेकिन आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ये हो गया। और भी कुछ हो सकता है क्या,
अब हमको तो मेनली यहाँ का वोल्टेज चाहिए। आप इस बात को समझिए कि हमको यहाँ का वोल्टेज क्यों चाहिए, क्योंकि अगर हमको यहाँ का वोल्टेज पता चल गया तो हम यहाँ का वोल्टेज निकाल सकते हैं। कैसे? ये दोनों पैरेलल में, सीरीज में, फिर टोटल पैरेलल में, तो यहाँ का वोल्टेज मिल जाएगा, यहाँ का वोल्टेज मिल जाएगा तो यहाँ का भी मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। अब हम इसको एक बार और सिंप्लीफाई करते हैं। ये दोनों सीरीज में हो जाएगा 60 और 60 के साथ 40, कितना हो जाएगा 120, ये हो गया 40, ये हो गया 40। अच्छा 40 नहीं, इसको हम चेंज करेंगे तो 60 और 40 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 60 गुने 40 बटे 60 और 40 बटे 60 प्लस 40 100, तो 24 ओम आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 ओम। देखिए सही है। अब इस 24 ओम के क्रॉस वोल्टेज आप निकाल सकते हैं V1, तो V1 कितना हो जाएगा 120 गुने 24 बटे 64, ठीक है। तो अगर आप इसको अगर सॉल्व करें तो 8 64, 8 24, 8 15, तो यहाँ का वोल्टेज कितना आया 45 वोल्ट। तो V1 आपको कितना आया 45 वोल्ट, है ना। V1 कितना आया 45 वोल्ट, ठीक है। मतलब कि यहाँ का वोल्टेज कितना आया 45 वोल्ट इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, और यही पॉइंट ये है, क्योंकि इन दोनों को सीरीज में करके उसके साथ पैरेलल किए हैं। तो 40 ओम के साथ तो ये पूरा था ना पैरेलल में 60 पूरा, तो जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा, और वही वोल्टेज इनके कॉम्बिनेशन पे होगा जो हमने देखा लास्ट क्वेश्चन में। तो 40 भी 60, 60 का पैरेलल 24, तो 24 के क्रॉस वोल्टेज कितना रहा है V1, मतलब 40 के क्रॉस भी वोल्टेज कितना है V1 इक्वल टू 45 वोल्ट। बात समझ आई? ये पॉइंट समझना है आपको कि ये 40 और ये 60 ये दोनों आपस में पैरेलल में है। जो वोल्टेज 40 के क्रॉस होगा वही वोल्टेज इन दोनों के कॉम्बिनेशन 60 के क्रॉस होगा, पैरेलल में है, और इन दोनों को कंबाइन कर दें तो उस कॉम्बिनेशन के क्रॉस भी वही वोल्टेज होगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। तो कॉम्बिनेशन कितना है 24, तो 24 के क्रॉस वोल्टेज कितना है V1, तो वही V1 है यहाँ भी 45 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ का वोल्टेज आपको पता चल गया 45। अब फिर हम लोग VDR निकालें तो यहाँ का वोल्टेज निकाल सकते हैं V2, क्योंकि बात ही वही है, यहाँ का वोल्टेज निकलेगा तो यहाँ का निकलेगा, यहाँ का निकलेगा तो यहाँ का निकलेगा, तो यहाँ का निकलेगा। तो अगर यहाँ का वोल्टेज पता चल गया तो यहाँ का वोल्टेज कैसे पता चलेगा VDR, यहाँ 45 है, ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ का नहीं पता चल जाएगा। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 45 इंटू 20/60। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लास में रहते तो हम पूछते भी कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, बताते भी, बट आप देखिए कोशिश कीजिए आ जाएगा समझ में। तो V2 कितना होगा 45 इंटू 20/60, तो 15 दिया 45, 15 चौके 60, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 5 दिया 15 वोल्ट, ठीक है 15 वोल्ट। तो 15 वोल्ट इस 20 के क्रॉस है ना, 20 के क्रॉस कितना है 15 वोल्ट, और 20 कैसे आया है 30 10 40 और 40 40 20 का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये 20 कैसे आया, ये 40 और ये 40 आपस में पैरेलल करके 20 किए, और उसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 15 है। सुनना नहीं बात। तो 20 जो है वो तो रिजल्टेंट है किसका 40 का और इस 40 का, ठीक है। यानी कि 20 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही होगा इस 40 के क्रॉस, और वही होगा इस 40 के क्रॉस, है ना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहां का वोल्टेज, सुनिए बात, ये 20 ओम के क्रॉस 15 वोल्ट है, और 20 ओम आया है इसके और इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन से, तो जो यहाँ का वोल्टेज होगा वही यहाँ का होगा और वही इन दोनों का मिला के होगा। तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा 15 वोल्ट, ठीक है। और अब यहाँ का वोल्टेज पता चल गया, और आपको ये चाहिए था भी, यही ना है भी 60 और 60 का कॉम्बिनेशन 30,
तो निकाल लीजिए V इक्वल टू 15 गुने 30 बटे 40, तो 45 बटे 4, 11 चौक 44, 11.25 वोल्ट इज आंसर। 30 के क्रॉस आ गया, और 30 क्या था, 60 और 60 का कॉम्बिनेशन, तो जो यहाँ का वोल्टेज होगा वही यहाँ का होगा, वही यहाँ का होगा, 11.25 वोल्ट। तो देखिए ये हमको समझाने में इतना टाइम लगा, अगर आप समझ गए तो आप सीधे क्या करेंगे, 60 60 30, 30 10 40, 40 40 20, 20 40 60, 60 40 24, और 40 और 24 में वोल्टेज डिवीजन लगा के यहाँ का वोल्टेज निकालेंगे, फिर करेंगे 60 60 30, 30 10 40, 40 40 20, फिर यहाँ जो 45 आया उसको 40 और 20 में VDR करेंगे, तो यहाँ का आ जाएगा, यहाँ का आ गया तो 10 और 30 में कर लेंगे, तो यहाँ का तुरंत बन जाएगा विदिन हम कहने एक आधे मिनट के अंदर में। ठीक है, तो ये कमाल है VDR का। तो VDR आपको इसलिए बताया गया ताकि कुछ क्वेश्चंस में जहां पर कि आपको KCL KVL लेंदी हो रहा हो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं CDR का, करंट डिवीजन रूल का। इस क्वेश्चन को आप समझिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर एक करंट सोर्स है जो कि 10 एम्पीयर करंट दे रहा है, और 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में है, 2 ओम 3 ओम 5 ओम, और आपको इन तीनों से ही करंट निकालना है। हमको पता है करंट डिवीजन रूल जो है वो दो के लिए वैलिड होता है, 2 पैरेलल में होना चाहिए तभी वैलिड होगा। यहाँ पर क्या है, 3 है पैरेलल में, है ना। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि 10 एम्पीयर लेकर के सिर्फ इसके और इसके में लगा लीजिए, तो 10 एम्पीयर तो तीनों में बटेगा ना, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अच्छा, आप I1 I2 I3 ऐसे भी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज नहीं पता है, आपको करंट पता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको इन तीनों को 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले आपको I1 निकालना है, तो I1 को रहने दीजिए, I1 वाले ब्रांच को रहने दीजिए, बाकी दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लीजिए, वहां से निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन फॉर I1 के लिए क्या करेंगे, ये 10 एम्पीयर तो रहेगा ही, ठीक है, और ये 2 ओम भी रहेगा। ठीक है, I1 और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, पंक्तियां 15 15 बटे 8 कितना होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.875 ओम। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 5 into 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3, तो ये आ रहा है 1.875 ओम। ठीक है, ये कोई करंट होगा समथिंग, हमको तो I1 निकालना है। ठीक है, अब लगा सकते हैं करंट डिवीजन रूल, तो देयरफॉर I1 इक्वल टू I इनकमिंग करंट, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा करंट इन कर रहा है, 10 एम्पीयर, तो 10 इंटू जिस ब्रांच से निकालना है उसके पैरेलल वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो 10 इंटू 1.875 डिवाइडेड बाय इन दोनों का जनरल सम, तो 2 प्लस 1 3, 3.875। तो ये कितना हो जाएगा, देख लो, ये हो जाएगा आपको 10 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4.838 एम्पीयर, 4.838 एम्पीयर। ये हो गया किसका, ब्रांच 1 का, पहले वाले ब्रांच का हो गया। अब फॉर I2 सिमिलरली सभी ब्रांच का होगा। I2 के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का पैरेलल करेंगे, कैसा होगा, 10 एम्पीयर। ठीक है, और I1 और I3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 5 दूनी 10 और 10 बटे 7, तो 10 बटे 7 ये हो जाएगा 1.43 ले सकते हैं। 2 का निकालना है तो इन दोनों का पैरेलल किए तो आया 1.43 ओम, और इसके साथ पैरेलल में होगा सेकंड ब्रांच का जो कि है 3 ओम। ठीक है, ये I2 है। आपको I2 निकालना है, तो I2 क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट 10 इंटू इसके पैरेलल वाला ब्रांच 1.43
डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, तो 3 एक 4, 4.43, तो ये कितना आ जाएगा इंटू 10, 14.3 डिवाइडेड बाई 4.43, 3.22 एम्पियर। अब I3 कैसे निकलेगा, है ना? ऐसा मत कहना कि सर I3 के लिए फिर इन दोनों का पैरेलल कर लीजिए और फिर कीजिए, बहुत पिटाई लगेगी, क्योंकि 10 एम्पियर आ रहा है, आपको ये पता चल गया, तो फिर क्यों टाइम बर्बाद करोगे पैरेलल करके फिर करने में? 10 में से सीधे इसको ऐड करके घटा देते हैं ना, समझ आ रही बात? 10 एम्पियर इधर से आ रहा है और आपको इधर कितना चला गया 4.83 समथिंग, इधर कितना चला गया 3.22, तो इधर का नहीं निकल जाएगा, तो 10 माइनस 4.838 प्लस 3.22, है ना? बोलोगे यस सर, 3.22 प्लस 4.838, 10 माइनस आंसर 1.93 समथिंग, ठीक है? तो इस तरह से आप करंट डिवीजन को यूज कर सकते हैं। करंट डिवीजन को तो आप बहुत यूज कीजिएगा, जब भी आपको दो पैरेलल ब्रांच दिखे और करंट पता करना हो आप कर सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आइए थोड़ा एक टफ क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में सोर्स वोल्टेज की वैल्यू नहीं दी है, यहां कर लीजिए RS की वैल्यू भी नहीं दी है, ये 10 ओम 5 ओम पैरेलल में है, ये 12 ओम 4 ओम पैरेलल में है, या 8 ओम 16 ओम पैरेलल में है। यहां का करंट पूछा है सोर्स करंट IS, ठीक है? और एक और हिंट दिया है कि इस 12 ओम से कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पीयर जा रहा है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को KCL KVL से बनाएंगे बन तो जाएगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, है ना? तो इसको करंट डिवीजन से कैसे बनाएं, देखिए आप अगर खुद बनाना चाहते हैं तो आप पॉज करके बनाइए, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। देखिए हिंट देख करके, और जैसा मैंने आपको कहा कि नेटवर्क इज फुल्ली अबाउट प्रैक्टिस, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं देख करके आप समझ जाएंगे कि कैसे बनेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये 4 ओम और 12 ओम पैरेलल में है ना, पैरेलल में, और 12 ओम से करंट पता है। तो जैसा हम जानते हैं कि अगर दो ब्रांच पैरेलल में हो और किसी एक से करंट निकालना हो, और अगर हमको इनकमिंग करंट पता हो तो निकल सकता है। अभी देखे थे इनकमिंग करंट इनटू जो दूसरा पैरेलल वाला है वो डिवाइडेड बाय दोनों का सम, ठीक है? तो इसका उल्टा भी तो सही है, अगर हमको किसी एक ब्रांच से करंट पता है तो हम इनकमिंग करंट निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमको यहां का करंट पता है तो हम यहां का करंट I1 निकाल सकते हैं, ठीक है? अब I1 निकल गया, ठीक है? अब देखिए ये ब्रांच का पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ होगा, इन दोनों का भी पैरेलल कुछ होगा। अब ये जो इसको हम A नाम दें, इसको हम B नाम दें, और अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है ना, और इस पॉइंट को अगर हम नाम दे दें C, हालांकि आप अगर देखिए तो B और C क्या ये दो पॉइंट है कि एक ही पॉइंट है? ये दोनों एक ही पॉइंट है, क्योंकि बीच में कुछ और है ही नहीं, बोथ आर सेम पॉइंट्स। तो हम ये कह रहे थे कि आपको इस ब्रांच का करंट पता चल गया। अब ये AB और AC, AB को भी हम पैरेलल कंबाइन कर दें, 4 और 12 को कर सकते हैं, इसको 8 और 16 को कर सकते हैं। तो AB और AC क्या पैरेलल में है? पैरेलल कंडीशन क्या है? दो एलिमेंट पैरेलल में होगा अगर दोनों का दोनों एंड कॉमन हो। तो AB का जो एलिमेंट है और AC का जो एलिमेंट है, इन दोनों का एक पॉइंट तो कॉमन है, दूसरा पॉइंट क्या कॉमन है? इसका है B, इसका है C, और ये दोनों एक ही पॉइंट है। तो AB और AC दोनों आपस में पैरेलल में है। समझ रही बात? क्योंकि B और C बोथ आर द सेम पॉइंट्स, इनके बीच में कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि AB और AC पैरेलल में है, और इन पैरेलल ब्रांच में से आपको एक ब्रांच का करंट पता है, और इसमें कैसे आ रहा होगा करंट? ये IS इधर गया, इधर से इधर करंट कुछ बटा होगा, सपोज इट इज I2, और कुछ इधर चला गया होगा, इसको I3 मान लेते हैं, ठीक है? तो आपको ये I1 पता चल गया, और
I1 और ये ब्रांच ये दोनों पैरेलल में हैं और इन दो पैरेलल AB और AC पैरेलल में हैं और इसमें से एक पैरेलल ब्रांच का करंट आपको पता है, तो इनकमिंग करंट तो यही है ना, AB और AC दोनों का इनकमिंग करंट क्या है, I2 ही तो है। इधर I1 गया तो इधर कितना जाएगा, I2 माइनस I1। सुन आ रही है बात? मेरा ये कहना है कि AB और AC दोनों ब्रांच आपस में पैरेलल में हैं और इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इनकमिंग करंट है वो है I2 और इन दोनों पैरेलल ब्रांच में से एक ब्रांच का करंट आपको पता चल गया, तो आपको इनकमिंग का भी करंट पता चल जाएगा। जैसे यहां हुआ, इस एक ब्रांच से करंट पता चल गया तो आपने इनकमिंग पता कर लिया ना, वैसे ही AB और AC में से एक ब्रांच का आपको पता चल गया तो आप इनकमिंग पता कर लेंगे I2। ओके, अब अगर I2 पता चल गया तो क्या होगा कि अब अगर अभी वो भी है बोल दें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो I2 तक निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम बताएंगे। तो मेरा ये कहना है कि अप्रोच कैसे करेंगे, हिंट को देख करके अप्रोच शुरू कीजिए और पीछे से सोचना शुरू कीजिए। जो हिंट दिया हुआ है उसको पकड़िए। यहाँ पर हिंट क्या था, 2 एम्पियर है पैरेलल ब्रांच से, तो इससे करंट पता चल गया तो यहाँ करंट पता चल जाएगा, यहाँ का पता चल जाएगा तो यहाँ का पता चल जाएगा, और अगर यहाँ का पता चल जाएगा तो यहाँ का पता चल जाएगा, क्योंकि ये और ये पूरा पैरेलल में हो जाएगा। देखते हैं, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले I1 निकालते हैं। तो देखिए इस ब्रांच से जो करंट है 2 एम्पियर, इसको लिख सकते हैं 2 इक्वल टू इनकमिंग करंट I1 इनटू पैरेलल में अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 4 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम 16, 4 चौके 16। तो देयरफॉर I1 की वैल्यू निकल गया आपको कितना, 8 एम्पियर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको और इसको पैरेलल में कंबाइन करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये 4 और 12 है, तो 4 और 12 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 4 इंटू 12 बाई 12 प्लस 4 मतलब 16, 4 चौक 16, 4 दिया 12। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है 3 ओम। तो हम इसको मिटा करके यहां पे क्या लिख सकते हैं, 3 ओम, ठीक है। सिमिलरली इस 16 और 8 का पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर कीजिए तो 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 24, तो 8 3 24, 16 बटे 3 ओम। तो इसको भी अगर हम लोग हटा लें तो क्या हो जाएगा, 16 बटे 3 ओम। अब देखिए, और I1 आपको पता है कितना है, 8 ओम, 8 एम्पियर। अब ये AB और AC दोनों आपस में पैरेलल में हैं और इस एक पैरेलल ब्रांच का करंट आपको पता है, तो आप इनकमिंग ब्रांच से करंट पता कर सकते हैं ना, I2। तो इस ब्रांच से करंट आपको पता है 8, तो 8 इक्वल टू इनकमिंग करंट I2 इनटू इसके पैरेलल में जो है उसका रेजिस्टेंस, तो 16 बटे 3 और डिवाइडेड बाय दोनों का सम, मतलब 3 प्लस 16 बटे 3, ठीक है। तो देयरफॉर I2 इक्वल, तो I2 की वैल्यू जो यहां से आ जाएगी वो कितना हो जाएगा, देखिए I2 इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 9 25 बटे 3 8 इंटू 25 बटे 3 डिवाइडेड बाई 16 बटे 3, ठीक है ना। तो ये 3 से 3 कट गया, 8 दूनी 16, तो I2 कितना हो गया, 12.5 एम्पियर, ठीक है। तो आपको I2 निकल गया, ठीक है, 12.5 एम्पियर। अब देखिए ये और ये दोनों पैरेलल में है ना, तो हम इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, जैसे हमने अभी किया था, इन दोनों का किया था, फिर इन दोनों का किया था, उसी तरह से हम इन दोनों का भी पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करें तो क्या होगा, जरा देखिएगा, 3 इंटू 16 बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 16 बाई 3, तो यहाँ तो 3 से 3 कट जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 25 बाई 3,
तो ये हो जाएगा 48/25 ओम। तो अगर हम इन दोनों को हटा दें, है ना, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, तो यहां पर अगर लिखें तो क्या हो जाएगा 48/25 ओम। और ये दोनों पैरेलल में थे, कंबाइन हो गए, अब 10 ओम के साथ किस में आ गए, सीरीज में आ गए। और अगर इन दोनों को देखें तो 10/50 50/15 हो जाएगा। इसको हटा दें तो यहां पर कितना हो जाएगा 50/15 ओम। अब देखिए, अब क्या है कि आपको I2 पता है। अब देखिए ये अगर हम इसका नाम दें, अब इसको हम अगर मान लो P नाम दें, है ना, और ये अगर पॉइंट है P, अब देखिए PC और PBC आपस में पैरेलल में है ना, या अगर ये A है तो PAC और PBC ये दोनों आपस में पैरेलल में है। और इन दोनों में से पैरेलल में से एक ब्रांच का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको पता है। एक मतलब इन दोनों पैरेलल ब्रांचेस में से एक ब्रांच का करंट हम लोगों को पता है, जो कि है I2 यानी 12.5 एम्पियर। एक ब्रांच का पता है 12.5, ठीक है ना, और इस ब्रांच का नहीं पता है, कोई बात नहीं, निकालना भी नहीं, हमको तो यहां का निकालना है, IS निकालना है, ठीक है। तो अगर, और इन दोनों का I2 और I3 दोनों का इनकमिंग करंट क्या है, IS है। इनकमिंग करंट क्या है, IS है, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो IS है, तो IS हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमको एक पैरेलल ब्रांच का करंट पता है, कितना है 12.5, I2 पता है 12.5, तो ये हो जाएगा 12.5 इक्वल टू, इस ब्रांच का पता है 12.5 इक्वल टू इनकमिंग करंट यानी IS इनटू इसके पैरेलल वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस, मतलब 50/15 डिवाइडेड बाई इन तीनों का सम। तो ये तो 10 है, 10/48 प्लस 25, 10 प्लस 48/25 प्लस 50/15। यहां से IS हम लोग निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो अगर हम इसको यूज करें तो देखिए, ठीक है, तो इसका आंसर अगर हम निकालें, $57.2 एम्पियर, करेक्ट। तो IS कितना रहा है 57.2 एम्पियर। देखिए आ गया ना आंसर। तो एक्चुअली अगर आप KCL केवीएल पे जाते हैं तो इट विल टेक ह्यूज टाइम, बहुत होता है, आपका दिमाग खराब हो जाता है। करंट डिवीजन से बना लिए, यहाँ का पैरेलल पता था तो यहाँ का इनकमिंग निकाल लिए, यहाँ का इनकमिंग पता चल गया तो ये और ये पैरेलल में था तो यहाँ का निकाल लिए, अब यहाँ का पता चल गया तो अब ये पैरेलल को कंबाइन कर दिए, अब ये और ये पूरा पैरेलल में है तो फिर यहाँ इनकमिंग का निकल गया। तो इस तरह से करंट डिवीजन यूज करके हम लोग क्वेश्चंस बन सकता है। दिमाग लगाने की जरूरत है और दिमाग से भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोडल एनालिसिस मेथड, जिससे हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। नोडल एनालिसिस मेथड, ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों का थोड़ा सा जानकारी हम दे दें। सबसे पहला तो ये जानिए कि अगर ये पॉइंट का पोटेंशियल अगर V1 है और इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V2 है और यहां पर अगर प्लस है और यहां पर अगर माइनस है और इसका वोल्टेज अगर V है, ठीक है, तो V1 माइनस V2 इक्वल टू V होगा, ठीक है। V1 माइनस V2 इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है, ये काम पड़ेगा आपको। जिस तरफ प्लस है उस वाले को बड़ा और जिस तरफ माइनस है उसको छोटा, तो V1 माइनस V2 इक्वल टू V। इसका सिंपल आप देख सकते हैं, सपोज एक बैटरी है और इधर ग्राउंड है, तो इसका ग्राउंड का वोल्टेज 0 और यहाँ का वोल्टेज अगर 5 है, ठीक है, तो बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा, बैटरी भी 5 वोल्ट का होगा।
तभी तो यहाँ 0 है और यहाँ पर 5 वोल्ट आया है कि नहीं। लेकिन अगर आप करें, ये अगर मान लीजिए V है और ये प्लस है माइनस है, तो इसको यूज करेंगे तो क्या हो रहा है 5 यानी V1 हो गया 5 माइनस V2 यानी 0 इक्वल टू V कितना 5 वोल्ट। सही है। तो बैटरी कितने की हो गई 5 वोल्ट की बैटरी। तो ये है। अच्छा अगर मान लीजिए यहां पे ये 0 ना हो, अगर मान लीजिए यहां पे -3 हो, -3 वोल्ट 5 वोल्ट, तो यहां का वोल्टेज कितना होगा। फिर से भाई V1 जो प्लस है उसको प्लस की तरफ क्या है 5 माइनस V2 कितना है -3 यानी 8 वोल्ट, यानी ये बैटरी कितने का होगा 8 वोल्ट का होगा। समझ में आ गई बात। दो पॉइंट के बीच में अगर बैटरी है तो पॉजिटिव टर्मिनल जिधर है वो टर्मिनल वहां का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल वो बराबर होगा बैटरी के पोटेंशियल के। एक तो बात आपको ये समझना है नोट में। दूसरा एक और, अगर मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, सर्किट क्लोज्ड है ना, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, और यहां से अगर करंट आई जा रहा है, V1 से करंट आई जा रहा है V2 की तरफ। हम जानते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो करता है, तो V1 से V2 की तरफ जा रहा है, तो इस करंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो I को हम क्या लिख सकते हैं V1 माइनस V2 अपॉन R, V1 माइनस V2 अपॉन R। समझ में आ गई बात। जहां से करंट निकला उसको हायर पोटेंशियल का मानेंगे, जहां पे करंट जा रहा है उसको लोअर पोटेंशियल का मानेंगे, इस तरह से करेंगे। अब जरा देखिए एक चीज, सपोज कि ये एक बैटरी है, ठीक है ना, इसका V पोटेंशियल है, ये एक रेजिस्टर है R, ठीक है, और यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, ठीक है ना, और ये V पोटेंशियल पर है। और सपोज कि यहां पर एक और ब्रांच है R1, फिर और भी है R2, इस तरह से ढेर सारे हैं, ठीक है ना, और यहां का पोटेंशियल मान लीजिए V1 है, ठीक है, यहां का पोटेंशियल V1 है, और करंट ऐसे जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। तो इस करंट का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि चूंकि करंट इधर से इधर जा रहा है तो यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय R, यानी V माइनस V1 बाई R, है ना, सही है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम एक दूसरे तरीके से बताना चाहते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो। जैसे देखिए नोडल एनालिसिस करेंगे तो क्लियर होगा। जैसे बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है ना। अगर इस नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज को हम 0 माने, 0 वोल्ट, ठीक है, मतलब यहाँ का वोल्टेज अगर 0 वोल्ट है, अगर यहाँ का 0 है तो यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0। जस्ट हम अभी समझा रहे हैं, नोडल एनालिसिस हम नहीं पढ़ा रहे, बस हम एक चीज बता रहे हैं कि यहाँ का पोटेंशियल 0 है, करंट इस यहाँ से यहाँ जा रहा है, नहीं इधर से इधर करंट जा रहा है। तो जो करंट का इक्वेशन लिखेंगे, लिखने के लिए तो ठीक है V माइनस V1 अपॉन R लिख सकते हैं, लेकिन एक और तरीका जो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा और एग्जाम मतलब क्वेश्चंस कहीं क्वेश्चन फंसेगा तो वहां आपको काम देगा कि ये V तो है पोटेंशियल, लेकिन उससे भी पहले क्या है पोटेंशियल 0 है, तो लिखेंगे 0, और यहां से करंट यहां जा रहा है ना, अब यहां से करंट यहां जा रहा है, एक्चुअली यहां से पूरा का पूरा जा रहा है, तो यहीं से अगर देखें तो 0 जो करंट यहां पे मान लीजिए यहां पे 5 एम्पियर है, तो यही 5 एम्पियर पूरा का पूरा जाएगा, इस बीच में तो कहीं भी इसको बटना नहीं है, तो क्या लिखेंगे 0, यहां से करंट निकला, यहां पर हम क्या देख रहे हैं जहां से करंट निकल रहा है और जहां तक जा रहा है, जहां से निकल रहा है जहां जा रहा है, तो जहां से निकल रहा है वहां का पोटेंशियल V1 माइनस जहां पे जा रहा है वहां का पोटेंशियल V2 डिवाइडेड बाय R। तो सिमिलरली यहां से करंट निकला है ना और यहां तक गया, तो क्या लिखेंगे 0 माइनस, लेकिन
बीच में एक वोल्टेज सोर्स भी है, बीच में एक वोल्टेज सोर्स भी है, डायरेक्ट नहीं, ऐसा नहीं कि जीरो से V1 तो है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ V1 था और V2 था, तो क्या लिखे, V1 माइनस V2। लेकिन ये केस कैसा है, ये केस कुछ इस तरह का है, ये 0 वोल्ट मान लीजिए, इस पॉइंट को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, उसके बाद क्या है, एक बैटरी है V, और उसके बाद रेजिस्टर है, उसके बाद V1 है। अब इस केस में क्या करें, इस केस में और करंट कैसे फ्लो है, 0 से निकल के V1 जा रहा है, इस केस में इक्वेशन कैसे लिखें, तो इस केस में कैसे इक्वेशन लिखते हैं, ध्यान से समझिए। जहां से करंट स्टार्ट हुआ उसको लिखेंगे 0 माइनस, माइनस तो दे देना है। अब अगर कोई वोल्टेज सोर्स है, अगर कोई वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, ठीक, करंट सोर्स होगा तब तो करंट का ही, तो हम ये क्यों कर रहे हैं, करंट के लिए कर रहे हैं ना। अगर यहाँ करंट सोर्स रहे तब तो करंट सीधे सीधे पता है हमको, तो करंट सोर्स में तो जो करंट होगा उसका डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, देखेंगे क्वेश्चन। लेकिन अगर वोल्टेज सोर्स है तो 0 माइनस, अब अगर करंट जो जा रहा है तो पहले इसको बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, तो लिखेंगे यहां माइनस V, ठीक है, और फिर माइनस V1 अपॉन R, तो ये भी वही आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, V माइनस V1 अपॉन R ही आएगा जो हम लोग कह रहे थे। लेकिन इस तरीका को आपको अभ्यास में लाना चाहिए, काम देता है ये। जहां से करंट स्टार्ट हुआ वहां से चलना है 0 माइनस। अब एक बैटरी आ गई, पहले से कौन सा टर्मिनल आया, माइनस, तो लिखेंगे माइनस V और फिर माइनस, क्योंकि V1, तो माइनस V1 बाई R, V माइनस V1 अपॉन R। अगर यहां पे ये पोलरिटी उल्टी हुई रहती, ऐसे रहता, तब क्या लिखते हैं, 0 माइनस तो लिखते ही, लेकिन पहले क्या मिलता, प्लस, तो प्लस भी लिखते हैं, है ना, और तब माइनस V1 अपॉन R, तो यहाँ क्या होता, माइनस V माइनस V1। तो एक तो आपको मैंने ये बताया कि अगर इस तरह का सिचुएशन हो तो V1 माइनस V2 इक्वल टू V होता है। अगर इस तरह का सिचुएशन हो तो तो I इक्वल टू क्या होता है, V1 माइनस V2 बाई R। तीसरा एक और देखिए, इस चार के अलावा और कोई कंडीशन नहीं आएगा आपको, V1, ठीक है, चाहे पहले हो या बाद में रजिस्टर का, उससे कोई मतलब नहीं, V2 V माइनस प्लस I R, तो देयरफॉर I इक्वल टू V1, यहां से स्टार्ट हो रहा है करंट, तो V1 माइनस, पहले क्या मिला, इधर से चलने में पहले बैटरी का कौन सा पोलरिटी मिला, माइनस, तो V1 माइनस V माइनस V2 अपॉन R, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है आपको, और चौथा पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो इसी का रिवर्स है ना। इसी का रिवर्स कैसा, कि फोर्थ V1 V2 VR, और करंट का डायरेक्शन यही है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 माइनस, यहां पर पहले क्या मिला, प्लस, तो प्लस V माइनस V2 अपॉन R, ठीक है। और अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो फिर इधर से देखेंगे, अगर करंट का डायरेक्शन इधर से होगा तो क्या होगा, V2 पहले लिखेंगे, अगर करंट का डायरेक्शन इधर से होगा तो क्या होगा, जहां से करंट स्टार्ट हो रहा है पहले उसको लिखते हैं, उसका माइनस करते हैं, तो V2 माइनस, और इधर से चलने में पहले कौन सा आएगा साइन, माइनस, तो V2 माइनस माइनस V माइनस V1 अपॉन R। तो ये चारों चीजों को आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप नोडल में कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ना। सबसे पहला ये दो के बीच का अगर दो पॉइंट के बीच में बैटरी हो तो पॉजिटिव वाला का वोल्टेज माइनस निगेटिव वाले का वोल्टेज इक्वल टू होता है बैटरी का। सेकंड, ये अगर कुछ नहीं है तो सीधे V1 माइनस V2 बाई R इक्वल टू I। तीसरा, अगर बीच में बैटरी है तो कुछ ऐसा बनेगा, और चौथा पोलरिटी अगर ऐसा है तो। अब आते हैं नोडल के क्वेश्चन पर और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे बनाए। देखिए ये क्वेश्चन है और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर एक करंट सोर्स है 3 एम्पियर, करंट का डायरेक्शन ऐसे, फिर 2 ओम, 5 ओम, 1 ओम, और यहाँ पे करंट सोर्स है, इसका डायरेक्शन नीचे है और करंट का वैल्यू क्या है, -2 एम्पियर। इसका मतलब एक्चुअली करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर है ना, कोई बात नहीं, आप कुछ भी लेके चलिए।
आपसे पूछा क्या है, 2 ओम से कितना करंट जाएगा सो पूछा है, और इसको बनाना है नोडल से। आप इसको बना सकते हैं केसीएल केवीएल से भी, लेकिन स्पेशली बोल दिया कि नोडल से बनाना है तो नोडल से ही बनाना है। अब नोडल से बनाने में जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आप पता कीजिए कि इस सर्किट में कितने जंक्शंस हैं। इस मेथड का नाम है नोडल, क्योंकि जंक्शन भी एक नोड है, लेकिन इसमें मेनली हम लोग को खोजना होता है जंक्शन। इसलिए मैंने बड़े तफसील से बताया था कि नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है। नोड ऐसा जहां पर कम से कम 2 एलिमेंट मिलते हो, जंक्शन ऐसा होता है जहां पर कम से कम 3 एलिमेंट मिलते हो। तो नोड में आपको सबसे पहले स्टेप में सर्किट को रीअरेंज करके जंक्शन खोजना है, जंक्शन पता करना है, और उस पर सर्किट को रीअरेंज करना है ताकि सिर्फ जंक्शन ही दिखे और एलिमेंट्स वगैरह दिखे। देखिए जरा, तो स्टेप 1 की बात करें सॉल्यूशन में, स्टेप 1 देखिए, अब इसमें नोड और जंक्शन खोजते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये जंक्शन हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि यहां पर 2 ओम भी है, 5 ओम भी है और 3 एम्पियर भी है, तो ये एक जंक्शन होगा। और कोई जंक्शन, ये भी एक जंक्शन हो सकता है, यहां पर भी 5 ओम, 1 ओम और ये, तो ये भी एक जंक्शन होगा। अब देखिए, ये और ये पॉइंट तो सेम ही है, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, ये और ये पॉइंट तो सेम है ना। और अगर ये और ये पॉइंट को हम सेम कर दें तभी आपको पता चलेगा एक और जंक्शन। इसलिए पहला जो स्टेप है उसमें है कि आप सर्किट को रीअरेंज कीजिए, ताकि इस तरह का जहां भी केस हो रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इन दोनों को एक पॉइंट मानिए और सर्किट को रीड्रॉ कीजिए, ताकि आपको जंक्शन खोजने में मिले। नहीं तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक नोड है, नोड दिख रहा होगा ना, लग रहा होगा सिर्फ ये मिला हुआ है और ये मिला हुआ है ना, ये भी नोड, आपको लगेगा कि 2 ही जंक्शन है, लेकिन ये दोनों पॉइंट एक ही है ना। सर्किट को रीड्रॉ करने के बाद पता चलेगा। तो हमारा जो पहला स्टेप होता है नोडल एनालिसिस में, वो ये कि सर्किट को रीड्रॉ कीजिए ताकि आपको जंक्शंस पता चले। ऐसा जहां भी हो जहां पर 2 पॉइंट के बीच में कोई एलिमेंट नहीं हो, उनको एक मान के सर्किट बनाइए। तो देखिए, हम इसको सर्किट बनाते हैं, एक बार रीड्रॉ करते हैं। तो इन दोनों को एक पॉइंट मान लेंगे नीचे, तो आप देखिएगा इससे इस पॉइंट से एक पॉइंट मान लेंगे, सेंटर पर कोई एक पॉइंट है, आप देखेंगे इससे 4 पॉइंट कनेक्टेड है ना। ये भी कनेक्टेड है इससे, क्योंकि ये सब एक ही पॉइंट है। तो देखिए क्या होगा, फाइव ओम, 1 ओम, -2 एम्पेयर, ये कितना है, 2 ओम, एम्पेयर। इसी सर्किट को मैंने ऐसे बनाया है ना, कुछ नहीं किए हैं। ये 5 है, ये 2, 1, सबका तो एक कॉमन पॉइंट है, ये 3 एम्पियर को भी इससे जोड़ दिए, -2 को भी, ऐसा बना सकते हैं, बैलून जैसा लग रहा है। खैर, अब देखिए, ये भी एक जंक्शन है, ये भी एक जंक्शन है, और ये भी एक जंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 ब्रांच कनेक्टेड है, 4 एलिमेंट से भी कनेक्टेड है। तो पहला स्टेप जो आपको नोडल एनालिसिस में है वो ये है कि सर्किट को देख करके अगर जरूरत है तो उसको रीड्रॉ कीजिए, और जंक्शन रीड्रॉ तो करना ही है आपको, क्योंकि क्वेश्चन बनाएगा तो आपको एक बार तो उस क्वेश्चन को लिखना ही होगा कॉपी में। तो रीड्रॉ कीजिए ताकि आप जंक्शंस को खोज पाए और जंक्शंस को पॉइंट आउट कीजिए। 1 2 3 जंक्शन है, ठीक है। अब तो पहला पॉइंट में हमने क्या किया, हमने देखा कि ये सब तो एक ही है, तो सबको हमने कॉमन कर लिया, एक पॉइंट बना दिया। पहला ये हो गया, जंक्शन निकल गया, 3 जंक्शन है। अब आइए, अब सेकेंड स्टेप में क्या है कि इन 3 जंक्शन में से आप किसी भी एक जंक्शन को रेफरेंस जंक्शन माने। रेफरेंस जंक्शन मतलब ऐसा जंक्शन जिसका वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट है, मतलब वो जंक्शन अर्थ से कनेक्टेड है और उसका रेफरेंस वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट है। किसी को भी आप मान सकते हैं, आप इस तीनों में से किसी को भी मान सकते हैं।
आंसर बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन जनरली इसमें दो बात है। एक बात यह है कि जनरली हम लोग उस जंक्शन को रेफरेंस मानते हैं जिससे सबसे ज्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं। जनरली इससे क्या होती है, सुविधा होती है, इक्वेशंस कम बनते हैं और आसानी से काम होता है। जिस जंक्शन से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड हो उसको मानने से सुविधा होती है, एक बात। दूसरी बात, ह्यूमन जो नेचर है, आदमी का जो नेचर है, उसके हिसाब से अगर देखें तो जनरली नीचे वाले ब्रांच को अगर आप रेफरेंस मान लेते हैं, नीचे वाला जो जंक्शन है उसको अगर आप रेफरेंस मान लेते हैं तो इक्वेशंस को सॉल्व करने में आसानी होती है। इसलिए ज्यादातर जितने भी सर्किट को सॉल्व करने वाले लोग हैं वो नीचे में जो जंक्शन मिलता है, अगर 2 या 3 जंक्शन में तो किसी एक को मान लिए, लेकिन जनरली नीचे में जो जंक्शन मिलता है उसी को क्या मान लेते हैं, रेफरेंस जंक्शन मान लेते हैं। हालांकि मैंने आपको कहा है आप किसी को भी रेफरेंस मान सकते हैं, थोड़ा लेंदी जाएगा, आंसर सब में सेम आएगा, ठीक है। लेकिन जनरली जो नीचे वाला जंक्शन है या ऐसा जंक्शन जिससे कि सबसे ज्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड हो, ब्रांचेस कनेक्टेड हो, उन्हीं को मान लिया जाता है। तो स्टेप 1 में ये था, स्टेप 2 में हमने इसको मान लिया रेफरेंस जंक्शन और यहाँ का वोल्टेज कितना मान लिया, 0 वोल्ट, 3 को मान लिया रेफरेंस जंक्शन, ठीक है। तो स्टेप 1 एग्जाम में जब आप करेंगे, तो एग्जाम में आप जब करेंगे, नोट्स में सारा दिया हुआ अच्छे से, तो एग्जाम में आप यहाँ पे लिखेंगे कि रीड्रॉइंग द सर्किट एंड टेकिंग जंक्शन 3 एज रेफरेंस जंक्शन, 1 2 3 लिखेंगे, एंड रीड्रॉइंग द सर्किट एंड टेकिंग जंक्शन 3 एज रेफरेंस जंक्शन। हो गया। अब 2 स्टेप हो गया। पहले स्टेप में रीड्रॉ कर लिए, सेकेंड स्टेप में जंक्शंस में से एक जंक्शन को रेफरेंस बना ली, थर्ड स्टेप में बाकी जो जंक्शंस हैं वहां पे आप कुछ अपने मन से वोल्टेज मान लीजिए, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, सर्किट को रीड्रॉ करें ताकि इस तरह के जो भी कंफ्यूजन वाले बात है वो सब खत्म हो जाए। दूसरे में आप जितने भी जंक्शंस मिले उनमें से किसी एक जंक्शन को रेफरेंस बना लीजिए, नॉर्मली लोग नीचे वाले को बनाते हैं, बना लीजिए और उसको 0 वोल्ट लिख दीजिए, अर्थ का सिंबल बना दीजिए। तीसरे स्टेप में इस जंक्शन को छोड़ के, जिसको रेफरेंस माने हैं उसको छोड़ के बाकी जो जंक्शन है उन पे कुछ वोल्टेज मान लीजिए, V1 V2 V3 जितने भी जंक्शन है उनमें। तो जैसे यहां पर ये जंक्शन है तो हम इसको मान लेते हैं वोल्टेज V1 और ये जंक्शन है इसको मान लेते हैं वोल्टेज V2। हो गया, ये तीसरा स्टेप हो गया, ठीक है। चौथे स्टेप में करंट डिवीजन कर दीजिए, पूरे सर्किट का करंट डिवीजन कर दीजिए। तो देखिए जरा करंट डिवीजन कैसे होगा, ये तो आप जानते हैं। यहां से 3 एम्पीयर आया, उस पे नाम नहीं लिखना है, I1 I2 नहीं लिखना है, सिर्फ करंट का डायरेक्शन आप अपने मन से जैसे आपको मन हो, बस केसीएल को सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर कह दिया अपने मन से तो तीनों एक एक पॉइंट में घोल जाओ, नो, मतलब एक पॉइंट पर ही सारे इनकमिंग नहीं होंगे। केसीएल यही तो खाता है कि अगर कम से कम एक इनकमिंग होगा तो कम से कम, अगर कितने भी इनकमिंग हो कम से कम एक आउटगोइंग होगा। समझ में आ रहा है? तो यानी कि नाम नहीं लिखना है, बस क्या करना है, केसीएल को सेटिस्फाई करके डायरेक्शन दे देना है। जैसे 3 एम्पीयर जा रहा है तो मान लीजिए करंट इधर से जा रहा है, ठीक है। जबरदस्ती नहीं करना है, ये करंट सोर्स का डायरेक्शन ऊपर है तो इसको ऊपर ही मान लेना है, ठीक है। कोई बैटरी है तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता हुआ ही मानना है। आप उल्टा भी मान सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती करने से कोई फायदा नहीं, बाद में आपको माइनस करना पड़ेगा। तो जो भी होगा रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा, अगर करंट गलत होगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहां से हम 3 एम्पीयर माने, उसके बाद हम मान रहे हैं इधर करंट जा रहा है। अगर मेरा अनुमान गलत है, हम अपने मन से माने ना कि नीचे जा रहा है, अगर मेरा अनुमान गलत होगा तो इस करंट की वैल्यू माइनस आ जाएगी, हम कैलकुलेट करेंगे -2 एम्पीयर आ जाएगा, इसका मतलब एक्चुअली में करंट ऊपर है, वो ठीक है। लेकिन ऐसे तो इधर से करंट आया, इधर गया, मान लीजिए इधर भी गया, कोई सोर्स तो है नहीं, चलो इधर चला गया, फिर यहां से करंट आया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। केसीएल सेटिस्फाई है, हर जगह केसीएल सेटिस्फाई है, हर जगह केसीएल सेटिस्फाई होना चाहिए, यहां भी होना चाहिए। यहां पर तो है ही सेटिस्फाई, यहां भी, यहां पर है क्या, हाँ यहां पर भी करंट एक आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी, इधर जा रहा है, तो सेटिस्फाई।
तो सब जगह आप करंट डिवीजन कर दीजिए, ठीक है। तो स्टेप 1 में अरेंज करना, स्टेप 2 में रेफरेंस बनाना, स्टेप 3 में रेफरेंस को छोड़ के बाकी सब पे वोल्टेज असाइन करना, स्टेप 4 में करंट डिवीजन करना, और लास्टली स्टेप 5 अप्लाई KCL at each junction except reference। रेफरेंस को छोड़ के बाकी जो जंक्शंस हैं वहां पे हमको क्या अप्लाई करना है, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। सिंपल। आइए, तो ये तो था ये। तो KCL एट J1, जंक्शन 1 पे KCL लगाएं तो KCL मतलब क्या होता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये आप ध्यान में रखें। कहीं कहीं टोटल प्लस इक्वल टू 0 भी बताया जाता है, वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन फिर KCL कैसे सेटिस्फाई होगा, ठीक है। KCL तो सेटिस्फाई होना चाहिए, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होना चाहिए। तो हम जो बनाएंगे तरीका वो इसी तरह से बनाएंगे कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट हो। यहां पे देखिए V1 पे देखिए, J1 पे देखिए, इनकमिंग करंट एक तरफ लिखेंगे इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यहां पे एक करंट आ रहा है कितना, 3 एम्पियर, तो क्या लिखेंगे 3, बस एक ही इनकमिंग है, उसके बाद सब आउटगोइंग है, इक्वल टू कर दीजिए। पहले लेते हैं इस करंट को, इसको देखिए मैंने क्या बोला, करंट अगर ये V1 है, ये रेजिस्टर है, और ये V2 है, और यहाँ R है, तो इस करंट की वैल्यू क्या होगी, जहां से निकला वो माइनस, जहां को गया वो V1 माइनस V2 बाई R। तो यहां पर यहां से निकल रहा है तो लिखेंगे V1 माइनस, कहां जा रहा है, 0 पे जा रहा है, बीच में कोई बैटरी है नहीं है, तो V1 माइनस 0 बाई 2। एक ये आउटगोइंग है, एक और आउटगोइंग ये है, तो प्लस, यहां से निकला यहां को गया, ठीक है, तो V1 माइनस V2 बाई 5, तो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 बाई 5। ये आपको J1 पे जंक्शन, यहां से निकला यहां गया, डिवाइडेड बाय 5, I इक्वल टू V अपॉन R। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 5 जा 10, एलसीएम 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 5 V1 प्लस 5 2 जा 10, 2 V1 माइनस 2 V2, तो यहां हो जाएगा 5 V1 प्लस 2 V1, 7 V1 माइनस 2 V2, 7 V1 माइनस 2 V2 इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर। तो एक KCL से एक इक्वेशन आ गया J1 पर। अब KCL एट J2, दो इक्वेशन है, दो अननोन चाहिए ना, तो J2 पे लगाइए। यहां पर फिर से देखिए इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यहां पर देखिए इनकमिंग करंट कौन है, बस ये है, आउटगोइंग करंट ये भी है, ये भी है, हमको पता है ये भी इनकमिंग ही होगा, प्लस लेंगे तो, लेकिन क्या दिक्कत है, आप इसको ऐसे ही ले लीजिए, -2 लिख लेंगे, आप आउटगोइंग में ही -2 लिख लेंगे। तो यहां पर इनकमिंग करंट एक ये है, इस करंट की वैल्यू क्या होगी, जो ये है वही तो होगा, इस पे आ रहा है करंट कितना, V1 माइनस V2 बाई 5, तो V1 माइनस V2 बाई 5 इनकमिंग, और तो कोई इनकमिंग नहीं है, नहीं है। अगर आप इसको पलट के +2 लिखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ इसी के साथ इनकमिंग के साथ ऐड करेंगे, लेकिन आउटगोइंग में हम इसको छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आउटगोइंग में सबसे पहले ये है -2, एक और है करंट ये, इसका क्या इक्वेशन होगा, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, यानी V2 बाई 1, V2 माइनस 0 बाई 1। अब इसको जरा देख लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, V1 माइनस V2 इक्वल टू 5 को इधर लेके जाइए, -10 प्लस 5 V2, -10 प्लस 5 V2। अब इसको अगर इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस 6 V2 इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व हो जाएगा। आइए कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, आप लोग कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस कीजिए, ये सब जल्दी हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 अननोन हमारे पास दो है, पहला है 7 -2 30,
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो V1 आएगा 5 वोल्ट, V2 आएगा 2.5 वोल्ट, V1 आएगा 5 वोल्ट, V2 आएगा 2.5 वोल्ट। अब V1 V2 मिल गया तो आप कहीं का भी करंट निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको 2 ओम से निकालना था ना, तो 2 ओम से करंट क्या होगा, V1 माइनस 0/2, तो देयरफॉर I2, 2 ओम से करंट क्या होगा, V1 माइनस 0/2, यानी 5 माइनस 0/2 इक्वल टू 2.5 एम्पियर। अगर आपको I5 निकालना है, इससे निकालना है, तो V1 माइनस V2/5, तो V1 माइनस V2/5, तो V1 कितना है, 5 माइनस 2.5 यानी 2.5/5 मतलब 0.5 एम्पियर। अच्छा, अगर आपको इस करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज निकालना हो, है ना, अगर आपको इस करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज निकालना हो तब तो देखिए यहां जो वोल्टेज होगा वही यहां वोल्टेज होगा, पैरेलल में है दोनों। जो यहां करंट सोर्स का वोल्टेज होगा वो 2 ओम के वोल्टेज के बराबर होगा ना, क्योंकि ये और ये आपस में पैरेलल में है। लेकिन क्या 1 ओम के क्रॉस वोल्टेज के बराबर होगा? क्या यहाँ का वोल्टेज 1 ओम के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा? नहीं, क्योंकि ये और ये पैरेलल में नहीं है, बीच में 5 ओम है, लेकिन ये इसके पैरेलल में है। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 2 ओम में वही भी होगा, तो भी क्या होगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V1। इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V1 ही तो है। 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज क्या है, V1 ही है, V1 माइनस 0। आपको ऐसे नहीं विश्वास हो रहा है तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकलेगा, 2 इंटू इससे जो करंट है, कितना करंट है 2.5, तो कितना हो गया 5 वोल्ट, और वही तो V1 है। तो 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना है, V1, वही होगा किसके क्रॉस, 3 एम्पीयर के क्रॉस, कितना 5 वोल्ट। ऐसे आप कहीं भी कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये पांच स्टेप में सारा कहानी है इसका। पहले स्टेप में रीअरेंज कीजिए, सेकेंड स्टेप में रेफरेंस निकालिए, जनरली नीचे वाला लेते हैं। थर्ड स्टेप में रेफरेंस को 0 वोल्ट दे दिए, बाकी सबको कुछ कुछ वोल्टेज दे दीजिए। फोर्थ स्टेप में करंट डिवीजन कर दीजिए अपने मन से केसीएल सेटिस्फाई करते हुए। पांचवें स्टेप में हर एक जंक्शन पे केसीएल लगाइए, इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, रिजल्ट निकालिए, नंबर पाइए, है ना। तो इट इज वेरी इजी नोडल एनालिसिस। आई हैव गिवन लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल इन द नोट्स, काफी न्यूमेरिकल हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिए। उसमें से कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स जो आपके कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।